धीरे धीरे तैयारी को बढ़ाना है। लाइव हो गया वो, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जीके यानी सामान्य ज्ञान को शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान के सेट 9 को शुरू करेंगे, 9 हो या 10 हो जो भी है। 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हम लोग लगाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है सामान्य ज्ञान का। और आपको पता है कि आपका रिजल्ट गवर्नमेंट कॉलेज आपको जीके ही दिलवाता है। सामान्य ज्ञान जो बवाल करता है, 20 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तबाही लाने के लिए क्लास को अंत तक करना पड़ता है। तो चलिए क्लास को अंत तक करिएगा, तबाही जरूर आएगा, तबाही जरूर आएगा। और अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स लेने का प्रयास करिए ना। 99 कोई बड़ी रकम नहीं है, इतना में कुछ भी नहीं होता आजकल, पर हमारा नोट्स हो जाता है इतना में। इसलिए देर मत करिए, नोट्स को खरीदिए और सिलेक्शन की गारंटी लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा हम फेंकते नहीं हैं, ठीक है, काहे कि स्टूडेंट बहुत सोचता है। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? क्या प्रश्न है, ग्रेट डिवीजन ईयर्स। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? याद रखिएगा 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? बताइए। करारोपण, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर। देख लेता हूं, ये सेकंड है ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए बता दीजिए, प्रश्न को नहीं समझा, हम भी नहीं समझे, समझा रहे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, इसमें से सही जवाब है ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था कहिए तो इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था विकसित होती है यानी डेवलप होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता रहेगा, तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाएगा। तृतीय क्षेत्र कहने का मतलब समझा, सेवा क्षेत्र को बोलते हैं ना, इसको सेवा क्षेत्र, सेवा देना। जो भी आपको सेवा दिया जाता है, ट्रेन आपको क्या देता है? सेवा। बस क्या देता है? सेवा। हम क्या दे रहे हैं? सेवा। डॉक्टर क्या देता है? सेवा। जो आपको सेवा मिलता है उसके बाद सेवा करता है, उसके बदले में आप मनी देते हैं, वही सेवा हो गया। सेवा क्षेत्र बढ़ेगा उतना ही हमारा देश विकसित करेगा, डेवलप करेगा, इंग्लिश में बोलो तो बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, आर्थिक नियोजन विषय है, इकोनॉमिक्स प्लानिंग विषय, आर्थिक नियोजन विषय है। बताइए, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो बता दे सही जवाब ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न को समझिएगा मेरे रसगुल्लो। चलो रसगुल्ला, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? बताइए, अभी बताएं, अभी ही बताए थे ऊपर, है ना। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? याद रखिएगा सर्विस सेक्टर, जिसे बोलते हैं सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर जो आपको सेवा देता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी था? बताइए, इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। बताइए, नरमपंथी था, नरमपंथी मतलब एकदम नरम दिल के था, है ना, किसी पे भी फिसल जाता था, किसी पे भी फिसल जाता था। ये दादा नौरोजी भाई था, किसी को देखता नहीं था कि फिसल जाता था, बिल्कुल हमारी तरह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर। चलिए, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। बता दो मेरे रसगुल्लो क्या होगा? चलिए, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, पहले सूरज की तरह जलना सीखो। बिल्कुल मेरे शेर शेरनियों, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बिल्कुल श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, एकदम लाजवाब प्रश्न, वाह क्या बात है, क्या बात है। चलिए, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब
कब हुई? बताइए। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1882, 1884, 1886, 1888। चलिए बताइए मेरे रसगुल्लो, मेरे शेर शेरनियों, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? बता दीजिए। सही जवाब 1884 ईस्वी में। याद रखिएगा, ईस्वी याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक सॉन्ग है 1884 में आया था, बड़ा जलदार बा तोहार कुर्ती, कुर्ती छुआ चाहे छोड़ द तोहार मर्जी। याद रखिएगा सॉन्ग को, 1884 में आया था। इसलिए इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना भी 1884 में। चलिए एक का बात हुआ सर। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? सही जवाब 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? 9 अगस्त 1945, 2 सितंबर 1946, 13 अक्टूबर 1946, 29 फरवरी 1947। बताइए। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? सही जवाब 2 सितंबर 1946। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मंत्री परिषद के अधिकार सदस्य लिए जाते, अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से, अंतर्राष्ट्रीय परिषद समिति से। प्रश्न को समझिएगा मेरे रसगुल्लो। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य जो लिए जाते हैं वो कहां से लिए जाते हैं? आपको पता होगा, लोकसभा से, लोकसभा से। चलिए ऐसा बनो कि लोग तरसे आपके लिए, ऐसा बनो कि लोग तरसे आपके लिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न है हमारा। 12 नंबर प्रश्न, मंत्री परिषद के सदस्यों के सामूहिक, समझिएगा, मंत्री परिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे, समझिए, मंत्री परिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे क्या करते हैं? बिल्कुल अपने अपने विभाग के संचालन के लिए तथा दूसरे विभाग के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न को समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है मेरा भाई, गर्मी बड़ी लग रहा है, क्या किया जाए। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया? देखिए भाई, जरूरी था। अगर फंडामेंटल राइट्स रहता, अगर मौलिक अधिकार रहता, निजी संपत्ति, आपका जो संपत्ति है, तो आप फिर बोलते ना हमारा मौलिक अधिकार है। अगर सरकार बोलता कि यहाँ पे रोड बनाना है, रोड बनाना है, आपका संपत्ति हम ले रहे हैं, तो आप बोलते हैं पगलई बे, सुप्रीम कोर्ट 32 में, हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे 226 में, क्योंकि है ये मेरा मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। आप बोलता है कि जब फंडामेंटल राइट्स से उसका दुरुपयोग हुआ तब बेटा पहुंच जा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तू तुरंत ना पहुंच जाता, जैसे बोलता सरकार यहाँ पे सड़क बनाएंगे, तू कहता सड़क बनेबे, ठहर हम हाई कोर्ट चल जाए। हाई कोर्ट बोलता सरकार के पगलई बे, ये एक फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार है, तो छीन कैसे सकता है? फिर दिमाग लगाया गया, ढेर देरी के बाद, मतलब समझदार होता है ना लोग, तो समझा, तो कहा कि हाँ देख रहा, अब रेलवे में इतना सारा जमीन चल जाता है, बोलता है ना रेलवे पैसा दे देता, ले लेता। और अगर ये फंडामेंटल में रहता, मौलिक अधिकार में रहता, तो कोई अपना जमीन नहीं देता, नहीं देता। इसलिए इसको संशोधन किया गया, इसको सुधारा गया। ये गलतियां थी हमारे संविधान में। हमारे संविधान में देखिए, जब संविधान बना तो बहुत सारी गलतियां भी हुई थी, उसको धीरे धीरे सुधार लिया गया है ना। तो उसी प्रकार से एक गलतियां थी, निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया था, जो उसको संशोधन करके सूची से, मौलिक अधिकार की सूची से, फंडामेंटल राइट्स की सूची से निकाल के बाहर कर दिया गया। इसलिए तो सरकार अब बोलता है यहाँ पे रोड बनाना है, अरे के बीघा है? 1 बीघा है, दे दो 15 लाख 20 लाख, जो हो गलो। अब अगर फंडामेंटल राइट्स रहता तो तुम मानता, कहता हूँ हमारा राइट्स है फंडामेंटल। चलिए समझदार लोग समझ गया। चलिए तो ये कौन में दिया गया? सूची से निकाल दिया गया 24वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन के अंतर्गत, 44वें संशोधन के अंतर्गत, 49वें संशोधन के अंतर्गत। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 44वें, याद रखिएगा 44वें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? बताइए, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? बिछुआ एक सॉन्ग भी बना था, है ना? बताइए, याद है आपको? मार दिला दिचे बन गल लिए, मैं हम ना सुनाएंगे,
दैया मार देला बिछ कनवलिए में। कनवाली में कौन ज्यादा मारता है? असम के लोग मारते हैं ना, इसलिए बिछुआ लोक नृत्य है असम का, वहीं के लोग ज्यादा मारते हैं। बिछ कनवलिए में एक सॉन्ग भी था भोजपुरी में। चलिए, लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? मजा आ रहा पढ़ने में? बिल्कुल, हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है मेरे भाई, इसलिए लड़ो, मजा आता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तो मत, प्रयास करते रहो, सब हो जाएगा, है ना। चलिए, लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है बताइए? शाहबानो, महादेवी वर्मा, तस्लीमा नसरीन, खालिदा बेगम। उम्र छोटी ही सही पर अपनी पहचान होनी चाहिए। उम्र छोटी सी सही पर अपनी पहचान होनी चाहिए। 5 साल ही जिएंगे पर जाने के बाद भी लोग कहेंगे बेटा क्या करके गया, कमाल था यार, वो भी एक इंसान था यार, मतलब सुशांत सिंह राजपूत। चलिए ठीक है, लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? समझने वाला समझ गया होगा, बाकी तो समझदार लोग नहीं समझता है ज्यादा। तस्लीम नसरीन, याद रखिएगा, लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हम आज भी एक पीडीएफ दिए थे जो इंपॉर्टेंट था, उस पीडीएफ को सब याद कर लेना। महत्वपूर्ण दिवस 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? सही जवाब है 27 सितंबर को। याद रखिएगा 27 सितंबर को। सबसे ज्यादा विदेशी लोग कब आते हैं? सितंबर के महीना में आते हैं। कहाँ आते हैं? सितंबर के महीना में, पता है ना सितंबर में क्या होता है? बिल्कुल, इसलिए सितंबर महीना में सबसे ज्यादा लोग आते हैं, इसलिए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? चंबल, चप्पल, यानी चप्पल कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, ऐसे समझिए। चंबल नदी बहती है, चंबल नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सीधा समझना, जो प्रदेश है प्रदेश से होकर ना गुजरेगा भाई। प्रदेश में आपके पिया जी कहाँ रहते हैं? प्रदेश में। तो जो भी प्रदेश है समझना वहीं से चंबल नदी गुजरेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आएगो राजस्थान। बकलोलवा ई कहा ला गया बिचवा में ना, अच्छा ना हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, भूमि से चारों ओर वृद्ध कौन सा राज्य है? भूमि से चारों ओर वृद्ध यानी लैंड लॉकेड कौन सा राज्य है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, बिहार। बिहार कौन? अपना बिहार, सबका बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? बताइए किस राज्य के साथ, किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? बताइए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। प्रश्न को समझिएगा, किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? दामोदर घाटी परियोजना है एक, जिसमें कौन से राज्य के साथ झारखंड की क्या है? साझेदारी है, साझेदारी है। बताइए सही जवाब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा राज डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न, एकदम लाजवाब प्रश्न रसगुल्लो। देखो भाई, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। चलिए तो मेरे रसगुल्लो, कौन सा राज डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? सही जवाब ऑप्शन बी, बिहार। बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न है? किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन बी, राज्यसभा। काहे कि वो राज करेगा, राज कौन लोग करता है? राज करला के बाद कौची होता है? सदस्य नहीं होता, वो तो खाली राज करता है वहां पे, तो राज्यसभा सदस्य नहीं होगा, वो खाली राज करेगा वहां पर जाके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भील जाति कहां पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, एकदम लाजवाब प्रश्न आ चुका है। बताइए,
भील जाति कहाँ पाया जाता है? अरे भाई तू अकेला नहीं है, भाई तू अकेला नहीं है, डर मत, चुनौतियों का सामना कर, चुनौतियों का सामना कर। चलिए, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, इसलिए भील जाति भी हमारे घर में नहीं, कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र। भील, भील देखो भ यहाँ पर है, भ यहाँ पर, समझना, भील यानी दिमाग लगना, भ है तो भ वाला महाराष्ट्र है, मतलब भ है ना, इसमें भी म है ना, इसमें भ है, भ म एक ही साथ आता है ना। चलिए, इसलिए दोनों एक साथ रहता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। बताइए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय कहो तो मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जानते ही हैं आप लोग। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है, सुनवाई जो करता है, अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसके पास देता है कि लीजिए महाराज जी अब हम चले, अब हमारा समय हो चुका। राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को। बताइए, एक तो न्यायालय, बताइए न्यायाधीश हुआ, अपने मुख्य न्यायाधीश को देगा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। बताइए, तो सही जवाब है राष्ट्रपति को। आप कुछ और ही सोच रहे थे, है ना, पर राष्ट्रपति को देगा वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? इसलिए बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था जब संविधान बन रहा था, तो बोलता था हिंदी के भी भाषा घोषित करो, मतलब संविधान में इसको भी जगह दो, मान्यता दो, है ना। अब लोग बोल रहे हैं इसको भी जगह दो, फिर इधर हर कोई चाहता है कि हमारा भाषा को संविधान में मान्यता दिया जाए, है ना। तो लड़ाई झगड़ा बहुते हुआ था, तो 22 भाषा को दिया गया था, ठीक है, 22 भाषा को मान्यता दिया गया था संविधान में। भारतीय संविधान में कितने भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22, अब ठीक है 22। चलिए, अब तो लोग बोल रहा है भोजपुरी को भी दे देना चाहिए, अब हमको क्या पता देना चाहिए कि ना, हमको उतना ज्यादा पसंद ना है। चलिए 25 बताइएगा। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, सही जवाब है एक परामर्श समिति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब नेशनल इनकम यानी जीडीपी कहो तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जो घर में उत्पादन होता है, सकल घरेलू का मतलब जो घर में उत्पादन होता है वस्तु, उसी को बोलते हैं। कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश कितना है, कितना प्रतिशत है जो कृषि से हमारे घर में आ जाता है, इनकम आता है, कितना प्रतिशत भागीदारी इसका है? तो सही जवाब है 22%, 22%। चलिए, सकल घरेलू उत्पाद के सीधा मतलब है जो घर में उत्पादन होगा, वस्तु जो घर में उत्पादन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 27, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपरोक्त सभी से। देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हम क्या करते थे ना, मतलब 1 आध साल छोटा थे तब उपरोक्त सभी देखते थे, जैसे मार देते थे कि यही हो ही सकता है, मतलब 95% सही रहता है, 5% में गड़बड़ाता है ना, तो सही रहता है। इसलिए आप लोग भी अगर समझ में ना आए, मतलब अगर नहीं आ रहा है तब बढ़िया है, छोड़े से बढ़िया है कि लगा दो इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, शिशु मरणांक दर। चलिए बताइए, बिहार राज्य की झारखंड से अधिक है, झारखंड के बराबर है, झारखंड से कम है अखिल भारतीय स्तर पर? क्या बात है भाई, हमारी तुलना झारखंड से बहुत खराब लगता है। झारखंड कितना बढ़िया स्टेट है, झारखंड से कम है, ठीक है, झारखंड से कम है, हमारा स्टेट भी बढ़िया है, हम ऐसी मजाक कर रहे हैं। चलिए, बिहार इज द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट इंडिया। चलिए, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद के द्वारा, सुशील कुमार मोदी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं? बताइए, बता दो भाई जल्दी से। देखो, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। देखिए, नीतीश कुमार तो है ये है, ठीक है, पर नीतीश कुमार के एगो चचा है, जानते हैं, सुशील कुमार मोदी के द्वारा, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुशील कुमार मोदी के द्वारा, क्योंकि अच्छा काम सब यही करता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के चचा है जो नाम कमाता है, सुशील कुमार मोदी। चलिए, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया बिहार में।
चलिए बिहार पारा मेडिकल जीके क्वेश्चन, जीके कहो तो जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान। चलिए 30 नंबर प्रश्न, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। कर कहो तो टैक्स, टैक्स बिक्री कर, धन कर, आयकर, उत्पादन शुल्क। बताइए भाइयों, बताओ मेरे रसगुल्लो, क्या होगा? संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। सही जवाब ऑप्शन ए बिक्री कर, बिक्री कर। तो चलिए हम लोगों ने इस क्लास में 30 मोस्ट वीवीआई प्रश्न को किया, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, बिल्कुल यहीं से प्रश्न पत्र छपने वाला है। तो आप लोग एक बार दो बार वीडियो को देख लीजिए अच्छे से बढ़िया से, और समझदार लोग शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो भी इस वर्ष एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पहले ये वीडियो को देख कर जाएं और तबाही मचा दें क्लास में जाने के बाद, मतलब एग्जाम हॉल में जाने के बाद। तो चलिए आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में।